नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भड़की हिंसा थम तो गई, लेकिन संभल पर सियासी दंगल नहीं थम रहा। बयानों के बाद लगातार चल रहे अब इस शब्द युद्ध में अब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक नया शस्त्र छेड़ा है। सीएम आदित्यनाथ ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। योगी ने आगे यह भी कहा कि अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहां भी आपको बांटने का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। योगी ने चेताया कि गलत फहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये बांटने वाले लोग दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर रखे हैं। ये इसी सोच में है कि यहां संकट आएगा तो वहां चले जाएंगे, मरने वाले लोगों को मरता छोड़ के। योगी ने अयोध्या में कहा कि भगवान राम ने समाज को जोड़ने का काम किया था। यह जोड़ने के काम को अगर महत्व दिया गया होता, समाज को तोड़ने वाले दुश्मनों की तोड़ने वाली रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम ना हुआ होता। उन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते, चंद मुट्ठी भर आक्राता आकर भारत में तो साहस नहीं करते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे। उन्हीं के जीन्स के लोग आज भी है जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर जांच की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बाबर का डीएनए भी एक ही निकलेगा। तिवारी ने कहा कि योगी विकास के नाम पर शून्य है, कानून व्यवस्था के नाम पर शून्य है, इसलिए हर मामले से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ बाबर और औरंगजेब करते रहते हैं। योगी के बयान के बाद अब यह साफ हो चुका है कि संभल में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी योगी उन्हीं लोगों पर डालने वाले हैं जो योगी की नजरों में जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो क्या योगी संभल के बहाने जातिवाद पर प्रहार कर हिंदुत्व का शंखनाद कर रहे हैं? और योगी की रणनीति से विपक्ष को क्यों तकलीफ है, आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर नजर। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए, संभल की हिंसा के बाद लगातार हम देख रहे हैं किस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। शालिनी अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सिद्धि श्री कांग्रेस से हमारे साथ हैं, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से और सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शालिनी जी, सीधा सवाल आपसे ये है, योगी जी किसकी बात कर रहे थे? कौन है जो मुसीबत में मरता हुआ छोड़कर दूसरे देश में भाग जाएगा जहां पर उसकी प्रॉपर्टीज है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो योगी जी ने स्पीच दी है, उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि जो अराजक तत्व पहले थे, जो अराजक तत्व अयोध्या के टाइम पे थे, जो अराजक तत्व बाबर के टाइम पे थे, जो अराजक तत्व आपके बांग्लादेश में है, वही अराजक तत्व जो है वो अभी आपके संभल में भी काम कर रहे हैं। उनका सीधा निशाना किसी कम्युनिटी पे या किसी एक अकेले पर्सन पे नहीं था। और जहां तक डीएनए की बात है, तो ये हम सब जानते हैं, मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो ट्रांसफर होती है। थ्योरीज ने सजेस्ट किया है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर आपके डीएनए में है कि आपको
ये सारी चीजें करनी है, आपको भड़काना है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ट्रांसफर होती है। वो एक मुहावरा है जिसको उन्होंने यूज किया है। और दूसरा उनका सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि जो भी लोग ये कर रहे हैं सौम्या, उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। सौम्या, और वो सब जो है वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उनका एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। जो भी लोग इस तरह के इश्यूज रेस करते हैं वो हमेशा डिवीजन पे बात करते हैं, हमेशा बांटने की बात करते हैं, वो उस चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी नहीं हमेशा इस बोली है और आगे भी बोलती रहेगी। नहीं मतलब अगर उनका बयान देखें तो इससे तो यही लगता है कि मतलब और भी ऐसे हालात हमारे देश में बनेंगे जहां पर हमारे लोग जो है मर रहे होंगे, इस तरह का संकट आ सकता है बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। क्या इसका जी ये मतलब निकालें? नहीं, इस नहीं नहीं, मतलब ये ना निकालिए कि संकट आएगा ही आएगा, बस वो सावधान रहने की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर काम करना है। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, हम सब लोग इंडिया, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, सब लोग एकजुट होकर काम करें। और कोई भी अगर उस यूनिटी को तोड़ना चाहे तो उसके खिलाफ एक साथ किस काम करें। किस यूनिटी की बात हो रही है? हिंदुओं के अंदर जो जातियों को लेके यूनिटी की बात हो रही है या फिर आप सभी सिर्फ धर्मों की हिंदू यूनिटी की बात हो रही है? सभी धर्मों की यूनिटी, यहाँ पर धर्म अगर हम निरपेक्ष हुए तो एक मेंटालिटी की यूनिटी है कि हमें जो है अपने आप को डिवाइड नहीं होने देना है, किसी बाहर के भड़काने से भड़कना नहीं है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पहले हम भारतीय हैं, हम भारत का पक्ष रखेंगे। तो ये फिर बाबर और बांग्लादेश की बात क्यों हो रही है? क्यों? जब भारत की बात हुई है तो बाबर ने किस पे, कहीं किसी और कंट्री पे आक्रमण किया था? जी, कहाँ आक्रमण किया था बाबर ने? लेकिन तब क्या लोकतंत्र था या राजतंत्र था शालिनी जी? अरे तो आप, ऐसा क्यों ठीक लगता है मैं कि आपकी बीजेपी बात को से बिल्कुल, लोकतंत्र, भीड़तंत्र, राजतंत्र इसका अंतर ही नहीं पता? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको इस ऐसा निष्कर्ष निकालना है तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप मैं निष्कर्ष आपसे निकाल पूछ रहा सकते हूं, हैं। क्या नहीं नहीं, जो मुझे मैं 500 साल पहले हुआ हम्म, तब क्या देश में संविधान था? तब क्या देश में लोकतंत्र एग्जिस्ट करता था? तो क्या बांग्लादेश में अभी राजतंत्र चल रहा था? तो 500 साल पुरानी समय का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मैं उसी पे बात करना चाह रहा 500 साल आपने, आप तो 500 साल पुराने गए, मैं तो अभी की तुरंत की बात कर रही हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसके कैसे हो रहा है? क्या अभी भी वहां पर कोई राजा महाराजा है जिनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है? आप खुद सोचिए ना, वो हूं। एक तो ये एग्जाम्पल है। वो ये अयोध्या बोल के रहे हैं रामायण मेले में जो, एक पत्रिका के सुनिए विमोचन सुनिए के समय सुनिए, बोलने का वो क्या ये बोल तात्पर्य रहे है? हैं जो, शालिनी जी, वो ये समटाइम्स आई बोल रियली रहे डोंट हैं कि जो अंडरस्टैंड। बाबर आया, उसने आक्रमण किया यहाँ आप पर एक लोगों का, धार्मिक आयोजन में ये बातें कर रहे हैं, जेनेटिक आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक धार्मिक आयोजन में खड़े हैं, आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके ये बयान है, आप ये कहते हैं कि जो राम में श्रद्धा नहीं करता उनके प्रति कट्टरता दिखाओ और उन्हें बाहर कर दो। नहीं ये नहीं शब्द है नहीं, उनके। ये स्टेटमेंट नहीं, ना ना ना, आई एम बिल्कुल नहीं। गिविंग कौन यू द सा एग्जैक्ट स्टेटमेंट? वर्ड्स आपने, एक्चुअली। आप क्लिप चलाइए, आप ये क्लिप चलाइए कि उन्होंने बोला है जो राम में विश्वास नहीं रखता उनके ऊपर शस्त्र चलाओ। आप ये क्लिप शस्त्र दिखाइए चलाओ नहीं मुझे, बोला कहाँ मैंने, बोला उन्होंने? आप लोग उनके खिलाफ कट्टरता हाँ, दिखाओ। शस्त्र चलाओ नहीं बोला जो राम मैंने, में, आप गलत सुन रहे हैं। आप ये क्लिप चलाइए, आप ये क्लिप चलाइए कि जो राम में विश्वास नहीं रखता उनके ऊपर जो भी आप कह रहे कट्टरता दिखाओ। आप ये क्लिप चलाइए, कहाँ बोला उन्होंने? मैं अपनी टीम से बोल रहा हूँ, आप जरूर चलाएंगे। खैर, इस बीच में आना चाहूंगा नहीं नहीं रविंद्र प्रताप जी चलाइए, आपके पास। चलाइए मैम विद आप विद निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप चलाएंगे, चलाइए, कहाँ बिल्कुल बोला चलाएंगे। उन्होंने? हाँ रविंद्र प्रताप जी, इस तरह के संबल में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर मैंने अखिलेश यादव जी का लोकसभा में और राम गोपाल यादव जी का राज्यसभा में भाषण सुना। मुझे एक चीज बड़े विस्तार से इस घटना को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन एक चीज बड़ी खटकी कि पत्थरबाजी को बड़ा हल्के में लिया गया। उसको तो एक लाइन में आपने खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे आप लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। क्या इस बात पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश का, एक राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं और एक गलत फहमी के चलते? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? जितने प्रश्न आपने पूछे हैं, इसका दायित्व राज्य सरकार पे, उसके प्रशासन पे जाता है, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। और हम कह रहे हैं विपक्ष के रूप में कि ये जितने प्रायोजित दंगे हैं सब योगी आदित्यनाथ की देखरेख में प्रशासनिक अधिकारियों से कराया जा रहा है। बहराइच में खुल चुका है, संभल में नहीं जाने दिया, संभल में भी खुलेगा। मैं उस विषय पे आता हूं जो योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जी में कहा। 267वीं रिपोर्ट विधि आयोग की, विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नस्ल, जातीय, धार्मिक विश्वास, लैंगिक व्यवहार के आधार पर नफरत फैलाना, उकसाना, हेट स्पीच होता है।
योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी अयोध्या जी में कहा है वो हेट स्पीच है। हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2022 में कि हेट स्पीच में बिना शिकायत के एफआईआर दर्ज किया जाए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो अवमानना माना जाएगा। 24 में कहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब आपने एक प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ के कौन लोग चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं कौन लोग गए। पहले तो जो मोदी साहब के वो समर्थक गए, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, वो भारत छोड़ के गए। दूसरा, करीब करीब पिछले 10 वर्षों में 11 लाख से ज्यादा लोग गए जो व्यापारी थे या जो अपने किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, वो भारत छोड़ के चले गए नरेंद्र मोदी जी के इस राज्य में। अब आते हैं डीएनए की बात उन्होंने किया। मोहन भागवत जी कहते हैं सभी भारतीय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सभी का डीएनए एक है। फिर 2024 में उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के पुरखे एक थे। इसका मतलब आदित्यनाथ जी का ज्ञान मोहन भागवत जी से भी आगे बढ़ गया है। एक शोध आया था 9 देशों का जो यूएन के देखरेख में किया गया था। वो शोध बताता है कि भारत के मुसलमानों में केवल सांस्कृतिक बदलाव आया है, उनमें किसी भी प्रकार का डीएनए में बदलाव नहीं आया है। तो योगी आदित्यनाथ एक संत के रूप में पढ़ के सारी बातें झूठ बोली, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किया, विज्ञान के सहमत नहीं बोला। उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी जो मोहन भागवत जी है उनके खिलाफ बोला। तो ऐसा व्यक्ति को अराजक कहा जाएगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। और ये ऐसा किया जाना चाहिए कभी भी चुनाव ना लड़ सके। तब इस प्रकार का दुर्भावना कोई देश में नहीं फैला पाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी मंशा में और विधि आयोग अपनी मंशा में सफल होगा। धन्यवाद। ठीक है, कांग्रेस के पास चलते हैं। सिद्धि जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि आरोप ये लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह की संभल में तनावपूर्ण स्थिति है उसमें राहुल गांधी वहां दौरा करने पहुंचे थे। आरोप ये लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए गई थी, ना कि जो पीड़ित है उनसे सहानुभूति जताने। ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी उन लोगों से मिलने गए थे जो पीड़ित थे। इसी प्रकार मणिपुर में वो गए थे। मणिपुर में भी उनको नहीं जाने दिया गया था, लेकिन जब वो गए तो वहां की वास्तविक स्थिति परिस्थितियों से उनको पता चला कि वहां पे क्या हुआ, किस प्रकार से वहां की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। और ये बात तब पता चली जब राहुल गांधी जी वहां पे गए, तब पूरे देश को पता चला कि वहां की स्थिति क्या है। और इस वक्त जो संभल में छुपाया गया वही स्थिति को वो पता करने जा रहे थे। और सबको पता है कि वहां संभल में क्या हुआ और क्या छुपाया जा रहा है। तो इसलिए वो जा रहे थे, उनको रोका गया, बहुत सी बातें वहां छुपाई गई। मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी जी को नहीं जाने दिया गया, कोई बात नहीं, आगे पता चलेगा। ये देखिए, बहुत ही जिस प्रकार से ये बटेंगे कटेंगे की बात कही गई है, अभी ये भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि ये बांटने की बात नहीं है। तो नारा का ही मतलब है, ये जो नारा दिया जा रहा है ये एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री का नारा है जो संविधान की शपथ लेके देता है, दे करके वो इस प्रकार के नारे देता है जो पक्षपाती, तानाशाही, नफरती चेहरा उजागर करता है। इस प्रकार के वो नारे दे रहे हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं, जो इस प्रकार के नारा। और उनका ये वचन ही इस प्रकार का है कि वो एक पक्ष को बचाने की बात करता है और एक पक्ष को नफरत की बात करता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? पर सिद्धि जी, जो नौजवान पत्थर चला रहे थे पुलिस के ऊपर और कुछ सुनने में आ रहा है गोलाबारी भी हुई है वहां पे, क्या वो सही था? क्या वो जायज था कि एक गलत फहमी जिसके चलते? उसकी तो जांच होनी चाहिए, उसकी तो पूरी तरह जांच होनी। देखिए, और जैसे वो बांग्लादेशी की बात हो रही है, तो हमारे जो सांसद हैं इमरान मसूद जी, वो भी उन्होंने भी सांसद में ये बात उठाई है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी तरह जांच हो। ये इस प्रकार की जांच हो तो हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये जिस प्रकार से ये बात जो योगी जी उठा रही है, वो भी एक इंसान है। संभल में भी जो कुछ भी हुआ वो भी एक मानवता की बात है। हम उस चीज पे ऐसा बात नहीं रह जाके कहना चाह रहे। डीएनए की बात आती है तो डीएनए की बात हो रही है, तो ये बहुत खराब बात है जिस प्रकार की बात उठाई जा रही है। ठीक है, सुजीत जी, किसका किससे मैच करता है? डीएनए किसका मैच करता है? हमारे डीएनए में सिर्फ मोहब्बत है। हमारे नेता सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं और डीएनए जो बात करते हैं मोहब्बत की दुकान चलाने वाली बात करते हैं। ठीक है, सुजीत जी से जवाब ले लेते हैं। सुजीत जी, सभी राजनीतिक दलों का पक्ष आपने सुना। क्या जो बयान दिया गया और जिनको लेकर दिया गया और जिस जगह पर दिया गया, क्या वो जायज था, वो ठीक था?
अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जो डीएनए का मतलब योगी आदित्यनाथ ने लिया है, जो सब्जेक्ट का, उनका मतलब ये रहा होगा, जो मेरा अपना अनुमान है कि वो एक अराजक चिंतन है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो बहराइच का हो। तो जो अराजक चिंतन है, उस अराजक चिंतन का जो एक डीएनए है, उस सब्जेक्ट पर बात की उन्होंने। आम लोगों पर बात की होगी, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने उनके बयान को सुना है, उनके भाषण को सुना है, और 2-3 बार मैंने सुना है। उनका आशय यही है। जहां तक अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि पत्थरबाजी की जांच होनी चाहिए, तो राज्य सरकार के जो है उस पर जांच नहीं होगी, उस पर तो इन्होंने आरोप मढ़ दिया। लेकिन जब पत्थरबाजों का विषय आया तो उस पर जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये अलग अलग जा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी आपकी? एक मिनट भाई, आप आपकी सुन लें, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? सो रही थी क्या आप आपकी? एक मिनट सुन लें। ये सोती जैसे रहती है। इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अलग जा रहा है, कांग्रेस जी का प्रतिनिधिमंडल अलग जा रहा है, राहुल जी अलग जा रहे हैं। तो यहाँ इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? जी, निश्चित रूप से बहुत सारे ब्रिटिश सवाल हैं इस घटना पार्लियामेंट को लेकर। में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाँ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो गलत है या सही है, जो मैंने व्याख्या की वो मेरे स्तर पर हुई, जो आपने व्याख्या की वो आपकी है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी वहां प्रीति पटेल है, वैसी गार्डनर है, बॉब ब्लैकमैन है, यूएसए के प्रवक्ता वेदांत पटेल हैं। इन लोगों ने तो, उनको तो नहीं ना, उनको भी तो महसूस हो रहा है कि अराजकता है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो संभल में हो। लेकिन सवाल जो उठाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये शब्द एक धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाए, वो शोभा नहीं देते। देखिए, वो एक मुख्यमंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री हैं, और अराजकता पर उनकी टिप्पणी आई है, तो मुझे नहीं लगता कि अराजकता पर टिप्पणी कोई गलत टिप्पणी है। चलिए ठीक है, शालिनी जी क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर, खासतौर से जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया? क्या मानेंगे कि अब क्या हो जाता है, एक लीडर ऑफ पोजीशन की जो पद होता है वह कैबिनेट मिनिस्टर की इक्वल होता है, इतना बड़े पद पर विराजमान एक व्यक्ति वहां पर जा रहा है अगर पीड़ितों से बातचीत करने में, तो उन्हें क्यों रोका गया? ये सब जानते हैं कि उन्हें क्यों रोका गया। देखिए, राहुल गांधी जी का वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन बड़ी बात है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे जब इतनी सारी आपदा आई? राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे जब नेचुरल डिजास्टर्स आए? राहुल गांधी जी को अभी ही क्यों जाना था जब वहां पर चीजें संभल रही, जब वहां जांच हो रही, जब वहां सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है? इसी वक्त क्यों जाना है? और एक और चीज है, आप ये मानिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी होती है और जहां ये माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया है, तो वहां किसी बड़े लीडर का जाना वो भी तो स्ट्रेसफुल है। तो जी आप उसको चाहे सिक्योरिटी पर्पस से कहिए, चाहे वो दंगा और ना बढ़े उस पर्पस से कहिए, तो ये सारी चीजें उसको मॉनिटर करने के लिए की गई। और मैं शुरू से ये कह रही हूँ, आपने जो क्लिप चलाई है, उन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं बोला, मैं उसी पर आ बोला रहा था है। कि मैं शालिनी जिस पर आ रहा हूं, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं। मैंने थोड़ा गलत बोला था। उन्होंने ये कहा था कि जिसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव ना हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। मैंने अपने करेक्ट कर दिया है, ये वर्जन था, वो नहीं था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन शालिनी जी, मेरा सवाल ये कि आपकी पार्टी के जो नेता है लगातार ये बांटने काटने वाले बयान देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है? तो आपका एक नेता भरे मंच से कह रहा है कि इनका आर्थिक बहिष्कार कर दो, कोई कह रहा है कि इनके यहां से फूल मत खरीदो, फल मत खरीदो, कोई ये कहता है कि मंदिरों के आसपास इनकी दुकानें मत खुलने दो। अच्छा देखिए, सुनिए, कौन सा और आप कितने मंदिर गए हैं? कुंभ में आप उनकी मुझे सिर्फ इतना दुकानों को बताइए कि प्रतिबंधित करने की प्रैक्टिकल बात हो ग्राउंड पे रही है। बात करते हैं। जब नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करते हैं। आई एम बनारस की प्रैक्टिकल गलियों में ग्राउंड्स की मैं आप एक पूरी कम्युनिटी को, उनके जो भी व्यवसाय हैं उसको सेग्रीगेट कर देंगे एक पूरी सोसाइटी से, और फिर आप बात करें कि हम एकता चाहते हैं, तो कैसे वर्क करेगा दोनों एक साथ? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी की बात करती हूँ। मैं जी बनारस गई, बनारस की गलियों में हिंदुओं की भी दुकान है, मुस्लिम्स की भी दुकान है। जी मैं सोमनाथ गई, सोमनाथ के मंदिर के बगल में वहां पर बुर्का वाले भी है, मैं द्वारका कब में कह भी रहा हूं बहुत शालिनी सारे जी नहीं मुस्लिम है, हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि होने ही नहीं चाहिए। अरे ऐसे हमारे, देखिए, किसी भी नेता पे, आप अभी योगी जी की बात कर रहे थे, अभी आप किसी पर्टिकुलर नेता की बात कर रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि आपकी पार्टी को कोई बिलोंग करता है, उसने ऐसा बयान मैं दिया। नाम ले देता हूं, परवेश वर्मा।
जिन्होंने भरे मन से कहा था, उनका वीडियो, उनकी खबरें तो पब्लिक डोमेन में है, आप चाहे तो खुद गूगल कर सकते हैं। उन्होंने भरे मन से ये बात कही थी, उसको ये बात तो हालांकि उन्हें टिकट ही नहीं मिला। देखिए, मैं किसी की बात को जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने ये बोला है तो उन्होंने क्या सोच के बोला है, उसके पीछे का पूरी व्याख्या क्या थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। इस समय हर मंदिर के आसपास इतने ज्यादा अवसर है, इतने ज्यादा लोगों के पास कमाने के तरीके हैं, फिर चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। खुद आप जाइए, आप देख रहे हैं, चाहे अयोध्या जी हो, द्वारका हो, सोमनाथ हो, वाराणसी हो, कहाँ नहीं है। मैं कब मना कोई कर रहा हूँ उठा के मैम, फेंक मैं देगा। तो कह रहा हूँ और शालिनी यहाँ जी पर है, भी लेकिन इस तरह के जब अराजक तत्व की बात कभी कभी हो रही है, कभी हिंदू ऐसा मुस्लिम क्यों तो कोई लगता बात है नहीं। कि दो बीजेपी है। एक बीजेपी है जो बात करती है कि हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 2047 तक विकसित भारत होगा। वही बीजेपी ये कहती है कि इस देश में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, बटेंगे और कटेंगे वाले बयान आते हैं, विकास की बात नहीं करते। वही बीजेपी जो कहती है कि मदरसों में हम कंप्यूटर लगाएंगे, वही बीजेपी के नेता कहते हैं मदरसों में आतंकी पलते। ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है आप ही के नेताओं के बयानों में? कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ नहीं है। बटेंगे कटेंगे का बयान आप देखिए, उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि अगर आपस में आपकी यूनिटी नहीं होगी तो बाहर वाले ही आके आपको जो है डराएंगे धमकाएंगे। आप आपस में भारतीय यूनिटी रखिए, ठीक। आपस में हिंदू मुस्लिम मत करिए। ठीक इसका है। एक है तो मोदी जी ने आगे क्या बोला, एक है तो सेफ है। एज अ यूनिट अगर आप भारतीय एक है तो बाहर की शक्तियों से और अंदर की जो अराजक तत्व है उनसे भी आप ठीक है, सेफ रविंद्र है। जी से जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा सीमित है। रविंद्र जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम सभी की एकता की बात कर रहे हैं, आप इसे मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का उदय ही दंगे से हुआ है। 1924 में बांद्रा में दंगा कराया इन लोगों ने, और उसके बाद से नरताचार, चाहे भिवंडी का दंगा हो, बुरहानपुर का दंगा हो, सूरत का दंगा हो, अहमदाबाद का दंगा हो, पचरुखिया का दंगा हो, गोरखपुर का दंगा हो, मऊ का दंगा हो, जितने भी दंगे, हाथरस का दंगा हो, सियाना का दंगा हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके मातृ संगठन के जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं। तो ये बांटने काटने में राज करते हैं। अभी कहा भी मुख्यमंत्री लगातार करते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 4 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे हैं दंगे के और 3 मुकदमे हैं दंगे करवाने के। तो ऐसे आदमी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अभी एक सज्जन कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि डीएनए का अर्थ होता है अराजक चिंतन। डीएनए की खोज 1869 में हुई थी, तब से डीएनए का अर्थ कभी भी अराजक चिंतन नहीं हुआ। डीएनए का अर्थ वही रहा जो डीएनए का अर्थ बनता है। और दूसरी बात आती है कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या करते हैं, ये चिंता का विषय किसी पत्रकार का नहीं है, यह चिंता का विषय इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन सोच लेगी, और ना ये भारतीय जनता पार्टी का ना एनडीए का है। हम क्या करते हैं, ये हमारा अपना विषय हो सकता है। आपकी टिप्पणी आपको मुबारक। अब जो आपने बोला है, कारण क्या है इन सब चीजों का? उत्तर प्रदेश कर्ज में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में अंतिम पे, प्रति व्यक्ति जीडीपी में अंतिम पे, स्वास्थ्य सूचांक में अंतिम पे, अपराध में नंबर 1। और अपराध कैसे खत्म किया जाए, सारे एसपी को ऑर्डर दिया गया है कि एफआईआर न दर्ज किया जाए, कि एनसीआरबी में आंकड़े ना बढ़े। इस कारण से योगी आदित्यनाथ अपने पिछले, पहली बात 10 साल में पिछले 10 महीने में 5 महीने तो मंचों पे घूम रहे हैं, मतलब उनको बैठने की फुर्सत नहीं है। और उनकी कोई भी उपलब्धि रही होती 7.5 साल में तो एक उपलब्धि गिनवाते। कटोगे बटोगे डीएनए होने की बात नहीं करते, डीएनए उनका विषय नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में भी डीएनए उनका विषय था। तो अपनी उपलब्धि बतावें, अगर उपलब्धि नहीं है तो कहते मैं नहीं कर पाया, गद्दी छोड़ के वापस मठ में चले जाए। जी धन्यवाद। सुजीत जी, समय बहुत सीमित है, एक आखिरी सवाल लूंगा कि जब एक राज्य में इतने लंबे समय तक और केंद्र में भी आप ही की सरकार है, तो ये कौन सा ऐसा खतरा है जिसको लेकर बार बार नेता मंच से चेता रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे रविंद्र जी ने अभी कहा कि डीएनए का मतलब मैं फिर एक बार रविंद्र जी को स्पष्ट कर दूं कि डीएनए का मतलब जो है, जो अराजक प्रकृति है, अराजकता की प्रकृति को लेकर के, कि जो अराजक प्रकृति डीएनए की है, जो जिस डीएनए के लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो उनकी हम क्यों बात कर रहे हैं? मेरा यही तो सवाल है। पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, हम क्यों बात करें उनकी? हम ना पाकिस्तान है, हम ना बांग्लादेश है, हम हिंदुस्तान है। हम डेवलपमेंट की बात करें ना, हम रोजगार की बात करें, हम बिजनेस बढ़ाने की बात करें। हम कहां लगे हुए मंदिर मस्जिद और डीएनए में? मेरा वही तो सवाल है, क्या पॉजिटिव राजनीति कीजिए। अभिषेक जी, बांग्लादेश में हिंदू हैं और हम हिंदू देश, बहुभाषी देश हैं, हिंदू भाषी देश हैं, हिंदू हैं हम।
तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वहां से बात आती है तो यहाँ आवाजें उठती तो आप हैं। बांग्लादेश को अगर हम लेकर अपने चिंता लोगों जताइए, का आप आवाज ये उठाने थोड़ी में कहेंगे गलत कि क्या है? भारत में भी ये हो सकता अमेरिका में है। उठ रही है आवाज, सुजीत जी, अभिषेक जी, सुजीत जी, अमेरिका मेरा में एक उठ रही है, सीमित इंग्लैंड में उठ समय, रही है, मेरा एक तो सिंपल हमारे- सवाल है हमारे आपसे, धर्म के लोग भी बांग्लादेश नहीं में है। अगर हो रहा है, चाइना में अगर हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हो रहा है, तो हम तो जानते हैं ना उस देश में किस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है ना, तो व्हाई वी आर शोइंग कंसर्न फॉर इंडिया कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, हम इस पर बात ही क्यों करें? अभिषेक जी, उसी मानसिकता की तो वो बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस डीएनए की बात कर रहे हैं, उसी डीएनए की बात कर रहे हैं कि वहां पर अगर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसी तरह से यहाँ भी अराजकता से उत्पीड़न हो रहा है। तो उसी अराजकता की जो बात कर रहे हैं, वो बहुसंख्या की तो बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुसंख्यक मुस्लिमों की, वो तो अराजकता पे आधारित डीएनए की बात कर रहे हैं। सुजीत जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, ये जितने भी देशों की हम बात कर रहे हैं, ये सभी में बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं। अब यहां हम चिंतन कर रहे हैं कि यहां के बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यक अत्याचार कर सकते हैं। ये इतना इम्प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता सर कि 120 करोड़ की आबादी को 20 करोड़ लोग डोमिनेट कर सकते हैं? इट्स अ बेसिक अभिषेक जी, मैथ्स। आपने लंबे समय से देखा है, और 1950 से लेकर के और 2014 तक तो केवल एक ही वर्ग की वकालत होती रही है लंबे समय से, और आज भी राहुल जी उसी वर्ग की वकालत करते हैं। राहुल जी बहुसंख्यक की वकालत नहीं करते। राहुल जी को यह पता था कि वहां हम नहीं जा पाएंगे, उसके बाद वो जा रहे थे, और गाजियाबाद से वापस वो किसकी वकालत करने जा रहे थे? उनके मुंह में कहीं से कोई बात आई? इस तरह की बात आपने कभी सुनी किसी की? चलिए ठीक है, जवाब ले लेता हूं, समय वैसे हो चुका है, सीधी जल्दी से जवाब दिए, 30 सेकंड। देखिए, मैं सही बता दूं आपको, ये जो 2027 की बिसात बिछाने की तैयारी है, योगी सरकार अपने दायित्वों का किसी भी प्रकार से निर्वहन करने में असफल रही है, और ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है, सत्ता लूटो। तो ऐसा लगता है कि हमारे नेता चुनाव की घोड़े से उतरते ही नहीं है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी करते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बयान आ रहे हैं, उनके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे यही अपील है, शांति बनाए रखें। बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश है, देश में शांति बनी रहे, यही हमारी सबसे अपील है। अच्छी चीज़ों पर बात हो, सकारात्मक चीज़ों पर बात हो, राजनीति भी सकारात्मक चीज़ों पर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर से भारत जैसे विकासशील देश में, जहां पूरी दुनिया आज उम्मीदों से देख रही है। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।